Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, Jagannath International Man-Made School, Vasant Kunj. I welcome you all to my YouTube channel Dr. Khan Math Studies. दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रम एग्जाम्स। एंट्रम एग्जाम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, उन टॉपिक्स की मैं बात करूंगा। राइट। और ये पेपर रहेगा आपका डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस फॉर द बीबीए स्टूडेंट्स। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को वॉच करें और ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। आप सबसे मैंने हमेशा कहा है और आपने मेरा लास्ट ईयर का प्रोडिक्शन भी देखा होगा कि आई थिंक 90 to 95% क्वेश्चंस वाज फ्रॉम माय प्रिडिक्शन। So this time I am also predicting some questions, some topics for the interim examinations. I hope कि this will work also. This will also work. Okay. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि वीडियो को इसको ये देखना है। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि यहाँ पर कोई डांस कर रहा है या फिर कोई ठुमके लगा रहा है या फिर कोई क्या नाम है, कोई गाना गा के कोई एक्टिंग कर रहा है, वो सब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और कॉपी पेन लेने के बाद आपको प्रॉपरली नोट करना है कि किस टॉपिक के बारे में मैंने क्या बोला है। ओके। तो उसी टॉपिक को जैसे मैंने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से उसको आपको रीड आउट करना है, उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये टॉपिक लिख दिया बस, इनके अलावा क्वेश्चंस पेपर में आएंगे नहीं, अपना काम हो गया। बिल्कुल नहीं। ठीक है। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपके सामने रखूंगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, राइट? क्योंकि आपको आपको पता, शायद नहीं पता है, लास्ट जो ईयर था जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पेपर का, यूनिवर्सिटी पेपर का फॉर्मेट चेंज हुआ है। ठीक है। अब पेपर का फॉर्मेट क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले जो आपके पास आएगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी आएगा। देखिए, आप ये तो आपको भी पता है। इवैल्यूएशन स्कीम क्या है? इवैल्यूएशन स्कीम है 40% मार्क्स विल बी इवैल्यूएटेड बाय द कंसर्न कॉलेज एंड 60% इवैल्यूएशन विल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी। तो मतलब कहने का ये हुआ, आपकी भाषा के अंदर, आपकी लैंग्वेज के अंदर कहने का मेरा मतलब ये है कि 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 40 मार्क्स तो आपको इंटरनल होता है और 60 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है, जिसका एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेती है। राइट। तो अब 60 मार्क्स का जो पेपर है, उस पेपर का फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? कंपलसरी होता है। राइट। तो और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स कितना होता है? 20 मार्क्स होते हैं। अब जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर। ठीक है। अब 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर। उसमें 5 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 पार्ट भी हो सकते हैं और मोर देन 5 और 4 पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन आपसे जो कराएगा, मैक्सिमम आपसे 5 पार्ट कराएगा, मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। भाई अगर आपसे बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी अटेम्प्ट एनी 5, अगर ऐसे बोलता है तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 मार्क्स का एक पार्ट हो गया। तो 4 × 5 कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का 20 मार्क्स हो गया। एक पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बनता है, आपसे बोलेगा कि आप एक काम कीजिएगा, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको बोलेगा, 4 पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसका मतलब है कि 5 मार्क्स का एक पार्ट है। तो 5 4 जा 20। राइट। तो इंटरनल चॉइस वहां पर गिवन आपको होगा। क्योंकि बेसिकली फंडा क्या होता है मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस देगा आपको फर्स्ट यूनिट से, शॉर्ट आंसर टाइप। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। 2 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? पार्ट यूनिट 1 से। शॉर्ट आंसर टाइप थ्योरी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप न्यूमेरिकल हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस कहाँ आते होंगे, कहाँ कहाँ से आते हैं? आपका यूनिट 2 से। 2 फ्रॉम यूनिट 3, 2 फ्रॉम यूनिट 4, मतलब कुल मिला के कितना आ गया? 8 आ गया। लास्ट ईयर तक एच तक आया था, ABCDEFGH। समझे नहीं आप? और आपसे केवल 4 पार्ट लास्ट ईयर पूछा है।
इस बार बजाय 4 के आपसे 5 पार्ट पूछ सकता है, और अगर 5 पार्ट नहीं पूछा है, 4 आपसे पूछ रहा है, तो आपको 8 क्वेश्चन देके उसमें से 4 पार्ट आपसे पूछेगा, या 8 क्वेश्चन देके आपको क्या पूछेगा, 5 पार्ट आपसे पूछेगा, मैक्सिमम 5 पार्ट पूछ सकता है। ठीक है, और कोशिश ये की जाती है क्वेश्चन पेपर को सेट करते वक्त, यूनिवर्सिटी की कोशिश ये होती है कि इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 को ना हम थ्योरी में बेसिकली रखें, क्योंकि थ्योरी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें दे दिया जाता है, जैसे लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर मैक्सिमम थ्योरी के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, तो समझ आया आपको? तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2, और ओ आर, और क्वेश्चन नंबर 3। ये पेपर का फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन 2 और 3 में से आपको एक क्वेश्चन करना है, फिर आपके और वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब यहां पर कभी कभी पार्ट में डिवाइड कर सकता है 5 5 मार्क्स के, डिवाइड नहीं किया तो 10 मार्क्स का होगा। अदरवाइज तो यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, 5 5 मार्क्स के डिवाइड में, के डिवीजन में। ये आपको ध्यान रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में से एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कुल टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना हो गया, 4 + 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, दैट इज क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय यू इज 5। तो इट मीन्स वेरी सिंपल। यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, रेस्ट ऑफ द पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो इंटरनल चॉइस की भरमार होती है वहां पर, इंटरनल चॉइस काफी हद तक दे रखी होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन चूज करेंगे, एक चॉइस वहां पर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में आप एक क्वेश्चन चूज करेंगे, एक वहां से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में एक आपको चूज करना है, एक वहां से आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 7 एंड 8। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। तो इस टाइप का फॉर्मेशन है। याद रहे, यहां पर वो वाला फंडा वर्क नहीं करेगा जो मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स में कहा था कि चूज एनी 2 यूनिट्स। तो यहां पर चूज एनी 2 यूनिट्स वाला फंडा काम नहीं करेगा। आपको सिलेबस को पढ़ना होगा, सिलेबस को गो थ्रू करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा। पेपर इज नॉट गोइंग टू बी इजी, आपको क्लियरली बता रहा हूं। मतलब मेरा प्रिडिक्शन ये है। कभी आपको लगे कि नहीं बड़ा भाई सारा हो जाएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो मेरा प्रिडिक्शन है उसमें 90 95 के आस परसेंट के आसपास आपको क्वेश्चन पेपर उन टॉपिक से होता है। ठीक है, तो कोई बच्चा 1 या 2 यूनिट पढ़ के तैयारी करके नहीं जाएगा, आपको पढ़ना होगा, और आपको मतलब मेहनत करनी होगी अगर ये पेपर आपको निकालना है तो। सिंपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई बच्चा आप में से बाई चांस रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है, अभी टाइम है आपके पास पूरा 10 दिन का। मैंने रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया हुआ, लेकिन वो पेड है, अगर आपको चाहिए तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट कि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम उसमें करा रहे हैं, जिससे कि बच्चे का पेपर निकल जाए। राइट, चलिए ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करूंगा यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में मीन, मॉड एंड मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज, जिसको हम क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 टॉपिक्स हैं जिन पर आपको स्पेशल अटेंशन देना है, मतलब आपको ज्यादा इस पे काम करना है। मीन के अंदर सिंपली आपको बता रहा हूं, कभी आप सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करके वहां जाके बैठ जाए क्वेश्चन पेपर के अंदर, फाइंड द मीन, फाइंड द मॉडियन, फाइंड द मॉड, फाइंड द मीडियन, है ना। ऐसे नहीं कि फाइंड द मीन ऑफ डायरेक्ट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। सिमिलरली फाइंड द मीड ऑफ, मतलब मॉड ऑफ डायरेक्ट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, या फाइंड द मॉड ऑफ मीडियन ऑफ डायरेक्ट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डायरेक्ट क्वेश्चन करके मत बैठ जाना, आपको यहाँ पर फोकस करना है कंबाइंड मीन पर, करेक्टिंग और इनकरेक्टिंग वैल्यूज पर। गॉट इट? और कंबाइंड मीन, करेक्टिंग और इनकरेक्टिंग वैल्यूज पर मैंने क्वेश्चन क्लास में किए हैं, ऐसे याद होगा आपको। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा आपको करना है। आप एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कर लीजिए मीन, मॉड और मीडियन पर, लेकिन आपका मेन फोकस कहां पर होगा, कंबाइंड मीन पर, डायरेक्ट और करेक्टिंग और इनकरेक्टिंग वैल्यूज पर, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर। ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। और इन एडिशन आपको याद है मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पर क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, है ना। क्वेश्चंस ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, भूल मत जाना, पेपर के लिए तैयार कर लेना।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्टीशन वैल्यूज के बारे में, क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, देखना जो आपने स्टेट्स पहले 10th क्लास में पढ़ा है, वहां पर आप पार्टीशन वैल्यूज को नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज में पार्टीशन वैल्यूज को आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस इज द ओनली पॉइंट दैट इज हैव वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैव ए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस फॉर द एग्जामिनेशंस। पार्टीशन वैल्यूज हर टाइप का आप करके जाएंगे, चाहे वो डिस्क्रीट, चाहे तो वो आपका क्या कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज है, डायरेक्ट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, तीनों सीरीज पर पार्टीशन वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आपको एक टॉपिक मुझे याद आ रहा है कि आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन भूलना नहीं इसको। क्या बोला है मैंने? आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, द लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बड़ा क्वेश्चन आपको देगा तो 10 मार्क्स में देगा। अदरवाइज तो बाकी अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन आराम से फर्स्ट यूनिट से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस किस पर है आपका? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, करेक्टिंग इनकरेक्टिंग वैल्यूज और पार्टीशन वैल्यूज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब आपको पढ़ के जाना है, इनका डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ये तो रहा आपका यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 2 के बारे में दो ही चीजें आती है यूनिट 2 के अंदर, रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो एक क्वेश्चन कोरिलेशन से आपको मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको रिग्रेशन से मिलेगा। अब कोरिलेशन के अंदर दो ही चीजें आती हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा क्या? रैंक कोरिलेशन। ये ध्यान रखना है आपको। केपीसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केपीसी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? केपीसी बोलते हैं। और दूसरा क्या? रैंक कोरिलेशन। दोनों टॉपिक्स पर क्वेश्चन के आने के चांसेस है, दोनों में से किसी एक पर तो 100% है। मतलब या तो रैंक पर क्वेश्चन आता है या फिर केपीसी पर आता है। अक्सर रैंक वाले टॉपिक को प्रेफर करते हैं, रैंक कोरिलेशन को। ठीक है, और जब आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, उसके थ्योरी, सारी थ्योरी आप पढ़ लेना उसकी, क्योंकि वो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की थ्योरी को कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर करना है, चाहे वो उसका लिमिटेशन हो, चाहे वो उसका एप्लीकेशन हो, या फिर नेचर हो। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगेन, रैंक कोरिलेशन आपको मैंने बताया था, क्लास में भी बताया था कि रैंक कोरिलेशन के अंदर सिंपल चीजें होती हैं कि सबसे पहले आपको रैंक कोरिलेशन क्या होता है आपको डिफाइन करना आना चाहिए। थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उस पर कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। रैंक कोरिलेशन में 3 केसेस होते हैं, नंबर 1 व्हेन रैंक्स आर गिविंग, नंबर 2 व्हेन रैंक्स आर नॉट गिविंग, और नंबर 3 व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ठीक है, तो तीनों चीजों को आप पढ़ेंगे। राइट, क्वेश्चन कंपलसरी आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक से, इन टॉपिक्स पर कंपलसरी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो कोरिलेशन पे दो टॉपिक, केवल दो टॉपिक को पढ़ना है आपको। ठीक है, केपीसी पढ़ना है और रैंक कोरिलेशन आपको पढ़ना है कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। इनकी थ्योरी को भी प्रिपेयर करना है, और थ्योरी के साथ साथ क्या करना है आपको? थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी प्रिपेयर करना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में। रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके साथ साथ आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप रिग्रेशन लाइन कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है, बी वाई एक्स आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई। याद है आपको? ठीक है, एक तो ये होता है, और एक आपका एक रिलेशन का फॉर्मूला और भी है, तो वो बुक से आप देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक्स पर क्वेश्चन आप करके जाएंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो ये यूनिट 2 पे हम आ गए। अब हम चलते हैं यूनिट 3 के अंदर। मैं थ्योरी क्वेश्चंस को इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या थ्योरी क्वेश्चंस है जिस पर आपको फोकस करना है। इनफैक्ट मैंने इसमें लिखे भी हैं
कि किन किन थ्योरी क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है। राइट, अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड के अंदर क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है सारा, एलपीपी। तो यूनिट थर्ड के अंदर आप जाइए, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हम फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं एलपीपी का, और ड्यूल कैसे निकालते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, और सिंपलेक्स मेथड। ये चार टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ हर यूनिट से आपको, ठीक है। यू हैव ओनली 4 टॉपिक्स ऑन विच यू हैव टू वर्क हार्ड टू, मतलब टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स। ओके, बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूँ। नंबर वन क्या है, फॉर्मुलेशन, मतलब दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तीसरा क्या है, ड्यूल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और चौथा क्या है, सिंपलेक्स मेथड। इन चारों टॉपिक के अलावा बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यूल हर बच्चा करके जाएगा तो ड्यूल पर क्वेश्चन आता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन हर बच्चा करेगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन पर क्वेश्चन आता है। और ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या है कि आपको ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने सेंटर पे मांग कर सकते हैं कि सर हमें ग्राफ पेपर मंगा दीजिए, हमें ग्राफ पेपर लगाना है। या फिर वो नहीं प्रोवाइड करते हैं तो अपने अंदाज से वहीं कॉपी में बना दीजिएगा, पेंसिल लेके जाइएगा, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स साथ में लेके जाना। कभी कभी ग्राफ का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, बच्चा पेन से ग्राफ बना के आता है तो मार्क्स कट जाते हैं उसमें। गॉट इट। और उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट, सिंपलेक्स मेथड। भैया इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं। हमेशा मैंने क्लास में भी आपको बोला है, सिंपलेक्स मेथड, जो भी बच्चा डिसीजन टेक्निक का पेपर देने जा रहा है उसको सिंपलेक्स मेथड एनी हाउ आना ही चाहिए। इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ये बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 10 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आपको मिलता है, ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड को हर बच्चा सीख के जाएगा, हर बच्चा करके जाएगा, तो आप इजीली अच्छे से अच्छे मार्क्स से सो करके आ जाएंगे, ठीक है। और सिंपलेक्स मेथड में ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, मैक्सिमम 3 to 4 टेबल तक दिया जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन 3 to 4 टेबल में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पे अटक के मत रह जाना, उसको एक बार रीचेक कर लेना कहीं पर हमने गलती तो नहीं की है। राइट, कभी आप करते जाओ 4 5 टेबल बना के आ जाओ फिर भी आपका सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जामिनर काट देता है। एग्जामिनर को पता है कि कितने टेबल में इसका आंसर आएगा, एग्जामिनर नोज दैट। तो इसलिए 3 to 4, मतलब थर्ड टेबल पे एक बार चेक कर लेना कि आपका आंसर थर्ड में आ जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 4 तक जाता है, 4 के बाद 5th टेबल तक डिसीजन टेक्निक में बीबीए के बच्चों को उतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन नहीं देते हैं, मतलब लोग नहीं देते हैं, हम नहीं, मतलब टीचर्स नहीं देते हैं। ध्यान रहे आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात आते हैं यूनिट फोर्थ के बारे में। यूनिट फोर्थ में आपके पास टॉपिक्स हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगेन, असाइनमेंट प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये भी मैं 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के बिना भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। अब देखना, आपको 3 टॉपिक मैंने 100% श्योर बता दिए। अगर ये 3 टॉपिक भी आप करके जाते हैं ना बहुत अच्छे से, तो 30 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में। मतलब इन टॉपिक्स के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होती है, थ्योरी भी पढ़ना है इनका साथ में, ठीक है। मैंने क्लास में लिखवा रखा है आपको, आप सभी को वो सब भी पढ़ के जाना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, अगर कोई बच्चा असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहा है और वो ट्रैवलिंग सेल्समैन को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि इंटरनल चॉइस होती है, वहां पर एक क्वेश्चन आप छोड़ के आ सकते हैं। मैं यहाँ पर, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कभी आप ये सोचो कि ट्रैवलिंग सेल्समैन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन आएगा, ट्रेवलिंग सेल्समैन से भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप इन 2 टॉपिक्स को कर लेते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम को कर लेते हैं और ट्रांसपोर्टेशन को कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तक आप अगर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को आप छोड़ के भी जाते हो तो भी आपका क्वेश्चन वहां पर पूरा हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं बिल्कुल करके जाइए, नहीं करना चाहते हैं तब भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी टॉपिक आपको करना है वो अच्छे से करना है। अब मैं आपको ना बता दूं इन चीजों के बारे में।
अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम को आप कर रहे हैं तो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बैलेंस तो ऐसा बैलेंस और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखवा लेता है कि इसके स्टेप्स लिखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होते हैं। राइट, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसको सॉल्व करके बताइए। तो ये सारी चीजें होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। समझ रहे हैं आप? नहीं तो थ्योरी को इग्नोर नहीं करना। कभी आप सोचो कि थ्योरी थ्योरी नहीं आएगी, बिल्कुल पेपर में आती है थ्योरी। ठीक है। तो ये रहा ऑल 4 यूनिट्स के बारे में मेरा प्रोडिक्शन। अब मैं बात करता हूँ कि थ्योरी क्वेश्चन कौन से बनते हैं। अब देखना, ये प्रिडिक्शन है। कभी आप सोचो कि बस इन्हीं चीजों को पढ़ के जाना है, बस काफी हो जाएगा। ये मैं काफी नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रिडिक्शन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना अगर आप प्रिपेयर करोगे तो चांसेस पूरे हैं कि आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ थ्योरी क्वेश्चंस में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। नंबर 1, डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी आपसे डिफाइन अगर पूछ लेता है, डिफाइन बेसिक वेरिएबल्स या फिर डिफाइन डिसीजन वेरिएबल्स। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कहीं पर लिख के रख लें। डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। नंबर 2, डिफाइन बेसिक वेरिएबल्स। नंबर 3, डिफाइन डिसीजन वेरिएबल्स। ये याद रहे आपको। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी कभी कभी पूछा जाता है, डिफाइन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और इसके इन सब के आंसर्स आप बुक से देख सकते हो। ठीक है। डिफाइन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, डिस्कस डीजनरेट सॉल्यूशन इन एलपीपी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ सकता है, डिस्कस डीजनरेट सॉल्यूशन इन एलपीपी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, डिस्कस डीजनरेट सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके। ओके, तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, या डिस्कस मोदी मेथड, याद है आपको? मोदी मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप यूज करते हैं इसको। ठीक है। डिस्कस हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम का हंगेरियन मेथड। इसके बाद डिस्कस केपीसी इन डिटेल, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिटेल में बताइए। ठीक है, तो इसमें इसका डेफिनेशन लिखना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, उसके टाइप्स लिखने हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, तो आपको डिफाइन करना है। नंबर ऑफ मतलब रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कि और इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों को डिफाइन करना है। राइट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक लास्ट ईयर भी पूछा है शायद, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसके एडिशन में कभी कभी आपसे डिस्कस बेसिक सॉल्यूशन भी पूछ लिया जाता है। डिफाइन बेसिक सॉल्यूशन या डिस्कस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ओके। या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, डिस्कस कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, डिस्कस इट। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कोरिलेशन में ध्यान रहे आपको, केपीसी के बारे में पूछ सकता है, रैंक कोरिलेशन के बारे में पूछ सकता है, और क्वार्टाइल डेविएशन भी आपसे पूछ सकता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप करके जाएंगे तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो थ्योरी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है आपको। कोई भी बच्चा ये समझ के तैयारी नहीं करेगा कि मैंने ये 8-9 क्वेश्चन थ्योरी के लिख दिए तो यही पेपर में मिलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। कभी आप सोचो ओ बेटा ये तो मिल गया, चलो ठीक है, ये बस बस थ्योरी में यही पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो आपको पढ़ना होगा। हाँ, ये टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको थ्योरी में भी मिलेंगे, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे पर 100%, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। थ्योरी को इग्नोर करके मत जाना। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो आप इसमें अच्छे से मेहनत कीजिएगा, इस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान कीजिए। तो हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से आप मार्क्स लेके आए। और दूसरी बात, मैंने जैसे कि मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर में आपको कहा था, कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड आपको नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट आप अच्छे से लिखिए। और आपको पता है कि इंटरनल मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं है आपके। तो क्वेश्चन को लाइटर वे में मत लेना, कैजुअली मत लेना क्वेश्चन पेपर को, बार बार आपको समझा रहा हूं।
आप हार्ड वर्क कर लेना, एक रात पढ़ने के चक्कर में मत सोचना एक रात पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मैं वीडियो बस यहीं तक था, यही आपको बताना था मुझे। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। ठीक है, ध्यान रहे आपको आने वाले टाइम में इसको अच्छे से मेहनत करना, कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि आप इसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ओके, चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।